नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग एग्ज़ाम ओवरलोड में। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता ही है, आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वह 20 अगस्त को तय है। तो आज मैं उसके अंतर्गत जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, उससे सीटेट पेपर फर्स्ट में भी 3 से 4 क्वेश्चन और सीटेट पेपर 2 में भी 3 से 4 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों की तैयारी कर रहे हैं तो 8 से 10 नंबर जो है आपके इसी टॉपिक से 5 से 10 मिनट में जो टॉपिक है उससे आप कवर कर सकते हैं। तो वह टॉपिक का नाम क्या है? वो टॉपिक का नाम है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तथा इससे शुरू करने से पहले हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए फिर बिना किसी देरी शुरू करते हैं। प्रथम बिंदु इसमें है कि जीन पियाजे जो थे वह स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। वैसे तो ये अब इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट क्यों नहीं है? क्योंकि जो क्वेश्चन है ये यूपी टेट के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चूँकि सीटेट बहुत समझ आधारित प्रश्न पूछता है, इसलिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन क्योंकि फॉर्मेट बदला है, इस बार पेपर ऑफलाइन होंगे, तो पेपर कैसा आएगा ये किसी को नहीं पता है। तो ऐसे प्रश्न भी आ सकते हैं। इसलिए पियाजे चूँकि बहुत इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिए थे, इसलिए इनका पता होना चाहिए। जीन पियाजे जो थे वह स्विट्ज़रलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा था कि बच्चे जैसे जैसे परिपक्व होते हैं, वस्तुओं के बारे में अपनी कॉन्सेप्ट खुद बनाने लगते हैं। मतलब बच्चे जैसे जैसे परिपक्व अर्थात मानसिक विकास उनका होता है, वस्तुओं के बारे में अपने खुद कॉन्सेप्ट बनाने लगते हैं कि यह चीज़ ये ऐसी है या दूसरी चीज़ वैसी है। तो इसमें इन्होंने कहा था कि बच्चे जैसे परिपक्व होंगे, वस्तुओं के बारे में कॉन्सेप्ट वो अपने आप बनाने लगते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट कथन है। यह प्रश्न डायरेक्ट आता है कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? यह जीन पियाजे का है। तो इन्होंने कहा था कि बच्चे नन्हे वैज्ञानिक है, यह अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। मतलब ये जो खोजी अन्वेषण में अपने सिद्धांतों की रचना स्वयं करते हैं। तो प्रश्न यही बनता है कि बच्चे जो हैं नन्हे वैज्ञानिक हैं, यह कथन किसका है? तो यह जीन पियाजे का है। इनका अगला कथन था कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। बच्चे जो हैं वह सक्रिय रूप से सीखते हैं, मतलब खुद क्रिया करके सीखना ज़्यादा अच्छा पसंद करते हैं। बच्चे सुनकर नहीं सीखते, मतलब निष्क्रिय रूप से नहीं सीखते हैं। वह किसी चीज़ को सीख करके सीखते हैं, मतलब खेल में कुछ सीखेंगे, कुछ करते हुए सीखेंगे। तो इसलिए इन्होंने कहा था कि बच्चे सक्रिय रूप से सीखते हैं। अगला बिंदु इनका था कि बच्चों की थिंकिंग एडल्ट से प्रकार में अलग होती है। तो बच्चों की थिंकिंग जो होती है वह क्वांटिटी में उतनी होती है, मतलब जितना बड़े सोचते हैं बच्चे भी उतना ही सोचते हैं, लेकिन उनका प्रकार कुछ अलग होता है। तो इन्होंने क्या कहा था कि बच्चे जो है जितना बड़े सोचते हैं चीज़ों के बारे में, उतना वो भी सोचते हैं, लेकिन उनके जो थिंकिंग होती है वो एडल्ट से प्रकार में अलग होती है। तो इसकी यह इंपॉर्टेंट कथन था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। अब देखते हैं इन्होंने क्या कहा था। सीखना 2 तरीके से इन्होंने बताया था। संगठन क्या है देखते हैं। पूरी लाइफ कुछ ना कुछ सीखना और उससे अपने अनुभव में जोड़ना। तो जो हम लगातार कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और उसे अपने अनुभव में जोड़ते रहते हैं, उसे संगठन कहते हैं। जैसे कि आपको बताऊं मैं संगठन क्या है। जैसे कि आप कहीं जा रहे हैं, आप किसी नई तथ्य के बारे में देखें, किसी नए पेड़ पौधे को देखते हैं, तो आप अपने मस्तिष्क में उस नए पेड़ पौधे के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में देख लिए, तो अपने मन मस्तिष्क में बैठा लिए। तो वही क्या है? संगठन है। मतलब पूरी लाइफ कुछ ना कुछ आप सीखते रहते हैं और अपने अनुभव में उसको जोड़ते रहते हैं, तो यही संगठन है। और दूसरा क्या था? अनुकूलन। अनुकूलन देखते हैं क्या है। अनुकूलन क्या है? अपने आप को वातावरण के अनुसार ढालना। मतलब वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना क्या है? अनुकूलन है। अनुकूलन के इन्होंने 2 प्रकार बताए थे। एक आत्मसातीकरण बताया था, जिसे एसिमिलेशन कहते हैं। दूसरा क्या बताया था? समोयोजन बताया था, जिसे एकोमोडेशन कहते हैं। तो एसिमिलेशन क्या है, आत्मसातीकरण क्या है? ओल्ड ज्ञान मतलब पुराने ज्ञान और नवीन ज्ञान में दोनों का योग है। किसी में भी कोई बदलाव नहीं करते हैं। मतलब ओल्ड ज्ञान और नवीन ज्ञान में किसी में भी कोई बदलाव नहीं होता। उदाहरण, पतंग को भी चिड़िया कहा क्योंकि उड़ते हुए देखा उसने। तो जैसे कि बच्चा जो है वह पतंग को भी चिड़िया कहता है क्योंकि उड़ते हुए देखा। तो उसमें क्या हुआ कि उस ज्ञान को जो है वो आत्मसातीकरण तो कर लिया, मतलब ज्ञान के अनुभव को जोड़ तो लिया, लेकिन उसमें क्या है कि कोई बदलाव नहीं कर पाया। वह यह नहीं समझ पाया कि पतंग और चिड़िया में फ़र्क है। वह पतंग उसको बताया गया था कि चिड़िया उड़ती है, तो वह जो भी उड़ती हुई चीज़ को देखेगा वह समझेगा चिड़िया है, तो इसलिए उसने पतंग को भी चिड़िया कहा। तो ये क्या हो गया कि वह पुराने ज्ञान और नवीन ज्ञान में कोई भी बदलाव नहीं कर पाया, उसी ही ढंग से उसको आत्मसात कर लिया, इसीलिए इसको कहते हैं आत्मसातीकरण। और समायोजन क्या है कि पुराने ज्ञान में कुछ बदलाव करके उसको अपने अंदर समाहित करना। मतलब जो पुराना ज्ञान है उसको कुछ बदलाव करके नवीन ज्ञान बनाना। जैसे कि डोरी और धागे वाली चिड़िया बताना, जैसे कि डोरी और धागे की चिड़िया बनाना और आपको पता चल जाए पतंग। जैसे कि मैं आपको एक उदाहरण बताऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि एक बच्चा मान लीजिए पार्क में घूमने गया, तो उसने देखा कि पहले तो उसने देखा कि एक जानवर घूम रहा है किसी आदमी के साथ, तो उसको बताया गया कि यह कुत्ता है। तो कुत्ता का रंग सफ़ेद था, तो उसके मन में क्या धारणा बन गई कि सभी कुत्ते सफ़ेद होते हैं।
उसके बाद फिर कुछ दिनों बाद उसने फिर से देखा, फिर इस बार जो काला कुत्ता था तो उसके पिता ने बताया कि यह कुत्ता काला है। तो उसके मन में क्या हो गया, उसने अपने पुराने ज्ञान में क्या जोड़ लिया कि नहीं, सिर्फ जो जानवर हैं या कुत्ते हैं वह सिर्फ सफ़ेद ही नहीं होते, कुछ कुत्ते काले भी होते हैं। ये क्या हो गया कि ये समायोजन किया, उसने अपने ज्ञान में कुछ परिवर्तन करके नया ज्ञान बनाया, इसलिए इसको समायोजन या एकोमोडेशन कहते हैं। अगला बिंदु देखते हैं कि साम्य धारण या संतुलन क्या है, जिसे इक्विलिब्रेशन कहते हैं। साम्य धारण और संतुलन क्या है, तो यह क्या है, सही ज्ञान के बारे में पता करना। इक्विलिब्रेशन क्या है, सही ज्ञान के बारे में पता करना। स्कीमा क्या है, स्कीमा होती है सूचनाओं का पैकेट। स्कीमा क्या होती है, जो हमारे पुराने ज्ञान होते हैं, जो हमारे मस्तिष्क में किसी भी चीज़ के बारे में ज्ञान हमारे समाहित होता है, वही स्कीमा होता है। मतलब जो हमारे अंदर ज्ञान होता है कि यह पेड़ है, ये पौधा है, ये क्या है, ये स्कीमा, ये इंसान है। मतलब जो हमारे ज्ञान में समाहित होता जाता है वह स्कीमा है। मतलब जो हमारे मस्तिष्क में ज्ञान बनता जाता है वही स्कीमा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सूचनाओं के पैकेट्स। चलिए अब देखते हैं संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेज जो होते हैं। तो उसमें देखते हैं पहला सेंसरी मोटर जो है, संवेदी पेशी अवस्था। संवेदी पेशी अवस्था पहला है सेंसरी मोटर, जो 0 से 2 वर्ष होता है या 0 से 2 वर्ष होता है। इसमें बच्चा जो है वह सेंस ऑर्गन द्वारा सीखता है। इसमें बच्चा क्या है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा सीखता है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा मतलब कैसे सीखता है, इसमें बच्चा किसी चीज़ को, मतलब जैसे कि एक ग्लास में पानी गर्म रखा है, और इसमें आप बताएंगे उसको बच्चे को कि यह पानी गर्म है, तो वह नहीं समझ पाएगा पानी गर्म है। इसको आपको नहीं छूना, आप उसको चाहे जितना बताएंगे कि इसको आपको नहीं छूना है तो वह नहीं समझ पाएगा। लेकिन जैसे वह उसको छुएगा, उसका हाथ जल जाएगा, वह हाथ हटाएगा, तो उसके बाद कभी भी आप उसके सामने ये ग्लास रखेंगे, चाहे उसमें पानी ठंडा ही हो, तो वह इस अवस्था में 0 से 2 वर्ष तक वह उस ग्लास को नहीं छुएगा, क्योंकि उसको पता चल गया है कि इसमें पानी गर्म ही रखा जाता है। तो इसको क्या कहते हैं कि सेंस ऑर्गन द्वारा छू के सीखा, सेंस ऑर्गन द्वारा सीखता है। अगला बिंदु इसमें है संवेदी पेशी अवस्था में क्या होता है कि वस्तु स्थापित का गुण आ जाता है। वस्तु स्थापित को गुण क्या होता है कि अगर मान लीजिए आप कोई बच्चा है, उसको अगर आप बता देंगे कि ये चाबी है, तो अगर वह चाबी से खेल रहा है, ठीक है, अगर अब वो चाबी से खेल रहा है, उसके बाद कहीं गुम हो गई, मतलब उसके नज़र में अगर वहाँ कहीं दिखी है, आपकी नज़र से अगर वो छिप गई है, लेकिन वह जानता है कि चाबी कहाँ है, तो अगर आप उससे पूछेंगे कि चाबी कहाँ रखी है आपने, चाबी आपने कहीं देखी है, तो वह चाबी को ले आके दिखा देगा। यही क्या होता है, वस्तु स्थायित्व, मतलब उसके नज़र में वस्तु का स्थायित्व आ जाता है। जैसे कि इसमें बताया गया है कि अगर खिलौना छिपा दोगे तो वह उसे ढूंढ लेगा, क्योंकि उसे खिलौना का क्या होता है, स्थायित्व आ जाता है, उसे पता चल जाता है कि ये खिलौना है, ये दूसरी चीज़ है। तो ये क्या होता है, संवेदी पेशी अवस्था में 2 चीज़ें होती हैं, सेंस ऑर्गन द्वारा बच्चा सीखता है और ऑब्जेक्ट परमानेंस आ जाता है। अगली अवस्था जो सेकेंड अवस्था है वो कौन सी है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑब्सेशनल स्टेज इसे कहते हैं। 2 से 7 वर्ष की अवस्था ये होती है, मतलब 2 से 7 वर्ष के बच्चों में ये अवस्था पाई जाती है, पूर्व संक्रियात्मक। इसमें क्या होता है, बच्चा प्रतीकों द्वारा सीखता है या सिंबल का प्रयोग करना सीख लेता है। मतलब बच्चा जो है वह प्रतीकों का प्रयोग करने में माहिर हो जाता है। जैसे कि बताता है खाने के लिए ऐसे मांगेगा, खाने के लिए कुछ अलग संकेत करेगा, प्रतीकों का यूज करने में माहिर हो जाता है। दूसरा इसमें क्या होता है, जीववाद आ जाती है। मतलब जीववाद क्या होती है कि वह निर्जीव चीज़ों को भी सजीव समझेगा। जैसे कि आप किसी बच्चे को देखेंगे 2 से 7 वर्ष की अवस्था में, अगर आप उसको डॉल ला के दे लेंगे तो वह क्या कहेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। वो क्या कहेगा कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। वह ये नहीं समझेगा कि उसमें कोई जीव नहीं है, वह निर्जीव है। उसको क्या लगेगा कि वह मेरी भाई, मतलब उसको वो खिलाएगा कि आप खाना खा लो, उसको कपड़ा पहनाएगा, उसको नहलाएगा, मतलब उसकी केयर करता है। तो ये क्या होता है, इस अवस्था में जीववाद आ जाता है, निर्जीव चीज़ों को भी वह सजीव समझता है। अगला बिंदु इसमें क्या होता है, एक अहम केंद्रित होता है बच्चा। अहम केंद्रित का मतलब क्या होता है कि बच्चा समझता है कि पूरे संसार में सिर्फ वही है, वह जो चाहता है वही सिर्फ सही है, वह जो उसकी नज़र में जो गलत है वह गलत है। अहम केंद्रित का मतलब, जैसे कि अगर मैं उदाहरण बताऊँ कि अगर बच्चा चाहता है कि मुझे आइसक्रीम पसंद है, तो वह सोचता है कि सभी लोगों को आइसक्रीम पसंद होनी चाहिए। मतलब मुझे अगर आइसक्रीम पसंद है तो सभी लोगों को आइसक्रीम पसंद होनी चाहिए। अगर मुझे यह पसंद नहीं है कोई भी चीज़ खाने के लिए, अगर मुझे तीखी चीज़ें पसंद नहीं है, तो किसी लोगों को भी तीखी चीज़ें पसंद नहीं होनी चाहिए, ना किसी को होगी। ये क्या होती है, अहम केंद्रित। मतलब बच्चा समझता है कि जो कुछ भी है पूरे संसार में वही है। अर्थात इसमें क्या लिखा है, पूरे संसार का सेंटर मैं ही हूँ। मतलब इसमें क्या होता है, पूरे संसार का सेंटर मैं हूँ, मेरे इर्द गिर्द सब चलते हैं और सूरज चाँद भी साथ साथ चलते हैं। तो यही होता है अहम केंद्रित। इसको तो सिंपल भाषा में मैंने आपको बता दिया, बच्चा समझता है कि सब कुछ जो भी है मैं ही हूँ। अगला बिंदु इसमें क्या आता है, प्री ऑपरेशनल में केंद्रीकरण आ जाता है। केंद्रीकरण क्या होता है
एक समय में किसी वस्तु की केवल एक ही विशेषता पर ध्यान दे पाता है वह। मतलब इसमें क्या होता है कि एक समय में किसी भी चीज़ की एक ही विशेषता पे ध्यान दे पाएगा। मतलब अगर आप उसको गिलास में पानी रखे हैं, अगर आप उसमें बता देंगे कि ये गर्म है, उसके बाद आप पूछेंगे कि गिलास में पानी मतलब कितना रखा है, तो वह यह नहीं बता पाएगा। दूसरी बार अगर आप बताएंगे कि गिलास में पानी इतना रखा है, तो वह यह समझ लेगा। लेकिन फिर क्या बताएंगे गर्म है कि नहीं गर्म है, तो वह नहीं बता पाएगा। मतलब क्या होता है कि एक समय में केवल एक ही विशेषता पर ध्यान देता है। वह समझ तो लेगा कि ये गर्म भी है, उसमें इतना पानी रखा है, लेकिन ध्यान सिर्फ एक समय में एक ही विशेषता पर देता है। अगला बिंदु इसमें एक इलॉजिकल थिंकिंग करता है, मतलब इलॉजिकल बातें करता है, इलॉजिकल थिंकिंग करता है। लॉजिक अभी उसके अंदर नहीं आता है, वह बाद की अवस्थाओं में आएगा। अगला बिंदु है कि मूर्त संक्रियात्मक। मूर्त संक्रियात्मक क्या होती है? कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो 7 से 11 वर्ष के बच्चों में आती है। सामने मूर्त वस्तुओं पर चिंतन करता है। जैसे कि मूर्त मतलब क्या होता है, पहले बताइए मूर्त मतलब क्या होता है। मूर्त मतलब जो देखी जा सके, देखी जा सकने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं? मूर्त कहते हैं। तो इस अवस्था में सामने रखी अर्थात मूर्त चिंतन का विकास हो जाता है। मतलब आपके सामने अगर कोई चीज़ रखी है तो उसके बारे में चिंतन का विकास हो जाता है। अमूर्त जो होता है वह लास्ट में आता है, मूर्त जो होता है 3rd स्टेज होती है। मतलब मूर्त चिंतन इसमें आ जाता है। लॉजिकल थिंकिंग करने लगता है, किसी चीज़ के बारे में लॉजिक से बात करने लगता है। मतलब अगर ऐसी चीज़ ये है तो उसकी लॉजिक के बारे में वो बात करता है। मतलब जो अपने तर्क रखेगा वो लॉजिक के आधार पर रखेगा। तो लॉजिकल थिंकिंग इसमें आ जाती है। पलटावीकरण आ जाता है, रिवर्सिबिलिटी आ जाती है। इसके पहली वाली अवस्था में अगर आप पूछेंगे 3 + 2 = 5 होगा, तो 2 + 3 बराबर अर्थात 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो वो यह नहीं बता पाता है। अगर उससे आप बताएंगे 3 + 2 = 5 है प्री ऑपरेशनल में, और 5 बराबर क्या हो जाएगा, तो वह 3 + 2 नहीं बता पाएगा। उसके अंदर अपलटाववादी गुण नहीं होता। लेकिन इसमें अपलटाववादी का गुण आ जाता है कि अगर 3 + 2 = 5 है तो 5 - 3 = 2 हो जाएगा, या फिर 5 - 2 = 3 आ जाएगा। इसके अपलटाववादी गुण इसमें आ जाता है। अगला है कि दूरी, भार, ऊंचाई, क्रमबद्धता की योग्यता हो जाती है। मतलब उसको दूरी की योग्यता हो जाती है, भार की योग्यता हो जाती है, ऊंचाई की योग्यता आ जाती है। ऊंचाई की योग्यता मतलब अगर आप उससे बताएंगे कि यह बड़ा है कि यह बड़ा है, तो वह यह बता देगा कि यह ऊँचा है। और क्रमबद्धक मतलब क्या होता है, अगर आप 3 खिलौने रखे हैं जिसकी हाइट ऐसे है, आप पूछेंगे इनको क्रमबद्ध करिए, तो यह बता देगा कि पहले ये आएगा फिर ये आएगा, तो यही है क्रमबद्धता। तो ये इन सभी योग्यताएं जो होती हैं वह तीसरे स्टेज में आती हैं, जो कि है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज। संरक्षण का गुण आता है। संरक्षण क्या होता है, अगर किसी चीज़ के शेप या साइज़ में चेंज कर देंगे तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी। संरक्षण क्या होता है कि अगर किसी चीज़ के शेप और साइज़ में चेंज कर देंगे तो भी क्वांटिटी सेम रहेगी, या भी गुण इसमें आ जाता है। मतलब इसकी पहली अवस्था में मान लीजिए आप एक चौड़ी गिलास लिए हैं, उसमें पानी कम है, लेकिन पानी कितना है, 2 लीटर ही है। आप एक पतली गिलास लीजिए और लेकिन लंबी है, उसमें पानी कितना फुल भर दीजिए, 2 लीटर है। लेकिन इसमें 3 लीटर है, मान लीजिए चौड़ी वाली में, इसमें 2 लीटर रखे हैं, तो बच्चा कौन सी चुनेगा, ये लंबी वाली, क्योंकि उसे लगेगा पानी इसमें ज़्यादा रखा है, इसमें तो कम रखा है, इसमें पूरा भरा है, यहाँ तक है, इसमें यहीं तक है। तो ये संरक्षण का गुण होता है, जो सेकेंड स्टेज में नहीं होता है, प्री ऑपरेशनल में नहीं होता, ये जो कंक्रीट ऑपरेशनल में आ जाता है। मूर्त संक्रियात्मक में ये विशेषता आ जाती है कि शेप और साइज चेंज करने पर भी क्वांटिटी सेम रहेगी, या उसके बारे में उसकी समझ हो जाती है। अगला बिंदु है संबंध या सकर्मक परिणाम या अनुमान, ट्रांजिटिव इंटरफियरेंस और थॉट। वस्तुओं के बीच में संबंध खोजना, सकर्मक परिणाम, ट्रांजिटिव इंटरफियरेंस। जैसे कि आइटम एक्स वाई से वाई जेड संबंधित है तो आइटम एक्स जेड से संबंधित होगा। इसमें क्या होता है, संबंध बनाना बच्चा सीख लेता है कि अगर आइटम जो है एक्स और वाई से संबंध है और वाई जेड से संबंधित है तो एक्स जेड से भी संबंधित होगा। ये संबंध सीख लेता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, उतना पेपर में नहीं आता है, लेकिन मैंने आपको रख दिया कि क्या पता है इस बार पेपर का फॉर्मेट बदले। जो 4th स्टेज है, 4th स्टेज कौन सी है, औपचारिक संक्रियात्मक या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो 11 से 15 वर्ष में होती है। इसमें क्या होता है, अंतर्ज्ञान की अवस्था होती है। अंतर्ज्ञान का क्या मतलब होता है कि अमूर्त चिंतन इसमें शुरू हो जाता है। अमूर्त मतलब बिना देखी चीज़ों के बारे में चिंतन वह करने लगता है कि मेरा ये क्या होगा, जो मतलब देख नहीं पाता, अपने मस्तिष्क में जो बातें चलती रहती हैं उसके ऊपर भी चिंतन शुरू कर देता है। निगमनात्मक तर्कणा अर्थात डिडक्टिव रीजनिंग के ऊपर तर्क करना शुरू कर लेता है, मतलब नियमों के ऊपर तर्क करना शुरू कर लेता है। निगमनात्मक तर्कणा क्या होती है, निगमों के ऊपर तर्क करना। नियम के ऊपर तर्क करने क्या कहते हैं, निगमनात्मक तर्कणा। मतलब आप उसको कुछ नियम बताएंगे तो उन नियमों के ऊपर तर्क करने लगेगा, कि अपने वाद विवाद, अपने विचार प्रस्तुत करने लगेगा। देखते हैं कब इनकी आलोचना किसने की थी। अब देखते हैं कि पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास हो था उसकी आलोचना किसने की थी। पियाजे के इस क्रम को अपरिवर्तनशील कहते हैं। तो पियाजे ने इस क्रम को अपरिवर्तनशील कहा, मतलब कि सभी बच्चों में पहले सेंसरी मोटर आएगी, उसके बाद प्री ऑपरेशनल आएगी, उसके बाद कंक्रीट ऑपरेशन, उसके बाद क्या आती है, औपचारिक अमूर्त संक्रियात्मक आती है।
तो पियाजे ने कहा था कि इस क्रम को अपरिवर्तनशील कहते हैं, बल्कि अच्छे वातावरण से बच्चे अपने से ज़्यादा सीख सकते हैं। मतलब अगर आप उनको वातावरण अच्छा देंगे, जैसे कि पहली अवस्था जो होती है सेंसरी मोटर होती है 0 से 2 वर्ष होती है, लेकिन अगर आप माहौल अच्छा देंगे तो जो प्रतीकों आदि का ज्ञान जो होता है वह 0 से 2 वर्ष में ही आ सकता है, 1.5 वर्ष में ही आ सकता है। तो ये क्या है आलोचना। लेकिन पियाजे ने क्या कहा था, पियाजे ने कहा था कि ये जो होता है यह अपरिवर्तनशील है, क्रम जो होता है वह अपरिवर्तनशील है, लेकिन यह गलत है। अगर आप अच्छा वातावरण देंगे तो बच्चे अपने से ज़्यादा सीख सकते हैं। मतलब इनकी जो अवस्थाएं हैं वह ऊपर नीचे हो सकती हैं। मतलब कुछ भी वस्तु स्थायित्व का गुण पहले ही आ सकता है, या फिर केंद्रीकरण का गुण पहले ही आ सकता है, दूसरी अवस्था में ही आ सकता है। तो इनकी ये आलोचना की गई थी। चलिए देखते हैं कब इनके भाषा पर विचार। भाषा पर इन्होंने क्या विचार दिए थे। इन्होंने कहा था विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। इन्होंने क्या कहा था, विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। जबकि वाइगोत्स्की ने क्या कहा था, इसको मैं इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ क्योंकि इससे बहुत प्रश्न बनता है। पियाजे और वाइगोत्स्की जो थे वह विपरीत बातें ही करते थे। तो इन्होंने कहा था विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। वाइगोत्स्की ने कहा था पहले भाषा आती है फिर विचार आता है, और भाषा जो है वह विचार को सुगम करती है। इनका ये कथन था वाइगोत्स्की का। तो प्रश्न यही बनता है कि पियाजे और वाइगोत्स्की के बीच में अंतर कौन सा है दिखाता है, तो वही यही आएगा कथन कि विचार पहले भाषा बाद में आती है। यह पियाजे ने कहा था, जब वाइगोत्स्की ने कहा था कि भाषा पहले आती है फिर विचार आता है। निजवाक या ईगोसेंट्रिज्म, बच्चा जो स्वयं से बातचीत करता है। तो इन्होंने बताया था कि बच्चा स्वयं से बात करता है वह अर्थहीन है। मतलब क्या है, बच्चा जो स्वयं से बातचीत करता है वह अर्थहीन है। इन्होंने भाषा के बारे में यह कहा था। चलिए फिर आज का सेशन यही तक। अब हम नेक्स्ट सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। साथ ही एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि आपकी जो ये CDP की क्लास है जो चित्रात्मक ढंग से मैं लूँगा, 3 से 4 घंटे क्लास होगी, जिसमें संपूर्ण CDP का एक मैराथन होगी, जिसमें संपूर्ण CDP समाप्त कर दी जाएगी। उसकी क्लास जो है 2-3 दिन के अंदर आ ही जाएगी। तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाए रहें ताकि आपको इसकी न्यूज़ मिलती रहे। चलिए फिर सेशन को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।